वेलकम टू एसक्यूएल सेशन। इस सेशन पर हमें दो अहम चीज़ें सीखनी है, जिसमें सबसे पहले हम यूनियन को देखेंगे और उसके बाद हम ग्रुप बाय को समझेंगे कि ग्रुप बाय क्लॉज या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहले थ्योरेटिकली उसकी नॉलेज समझते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम उसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलेंगे। तो द यूनियन ऑपरेटर इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी सेलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए से आप दो या दो से ज़्यादा टेबल के रिजल्ट को आपस में ज्वाइन करके यानी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज्वाइन नहीं कह सकता क्योंकि ज्वाइन का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ द कॉलम, यानी जो पहले टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वही दूसरे टेबल के अंदर भी कॉलम्स होने चाहिए ताकि दोनों मिलकर कंबाइन हो सकें। द कॉलम मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप्स, यानी जब वो कंबाइन होंगे तो दोनों का डेटा टाइप्स भी सेम होना चाहिए, ऑल्दो जो डेटा मौजूद है वो चेंज ज़रूर हो। ठीक है, द कॉलम इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन सेम ऑर्डर, यानी जो कॉलम्स के रिकॉर्ड हैं वो भी ऑर्डर वाइज सेम होने चाहिए। यानी इन सिंपल वर्ड, अगर तीन एट्रीब्यूट्स और तीन एट्रीब्यूट्स के दो अलग अलग टेबल हैं, फॉर एग्जांपल आईडी, नेम एंड सैलरी, तो दूसरे में भी अगर नेम ऑफ एट्रीब्यूट भले से चेंज हो लेकिन डेटा टाइप्स दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उसी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के मुताबिक, देन ही आप इसमें यूनियन अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकली वर्क की तरफ। तो यहाँ पर एक डेटाबेस है। ठीक है, हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, डेटाबेस बनाना फिर टेबल बनाना, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने उन तमाम चीज़ों को ऑलरेडी लिख रखा है। तो सबसे पहले तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं और उसके बाद उसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद एक टेबल है हमारे पास जिसके अंदर आईडी है, नेम है, सैलरी है और कंट्री है। ठीक है ना, तो उसी रिस्पेक्ट से यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। तो आईडी को मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी किया हुआ है। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई वैल्यू खुद से क्या होगी, इंक्रीज होगी 1 by 1, यानी 1 वैल्यू होगी, फिर सेकंड लाइन में खुद ब खुद वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बाद 3 के बाद 4 ऑनवर्ड ये वैल्यू चलती रहेगी। तो आइडेंटिटी का फर्स्ट ये जो पैरामीटर वो बता रहा है कि ये स्टार्ट 1 से होगा और हर एक आइट्रेशन पर इस पे इंक्रीमेंट कितने का होगा, 1 का, यानी 1 के बाद 2 के बाद 3 इसी तरह, और ये ऑटो जनरेट होगा। तो यही वजह है कि मैंने इस एट्रीब्यूट की वैल्यू इस इंसर्ट की क्वेरी में नहीं लिखी है क्योंकि वो खुद ब खुद ऑटो इंक्रीज हो ही रही है। लिहाजा इसके लिए हम टेबल जनरेट करते हैं और टेबल जनरेट करने के बाद मैंने इसके अंदर ये रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया। फिर इसी तरह एक और टेबल है जिसका नाम टेम्प्ट है। टेम्प्ट में भी आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम देख रहे हैं विद सेम डेटा टाइप्स, लेकिन जो इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ज़रूरी नहीं है कि एट्रीब्यूट्स के नाम भी चेंज हो, सेम हो, चेंज हो सकते हैं लेकिन डेटा टाइप्स का सेम होना ज़रूरी है। लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का नाम भी वही रख लिया है। तो उसके बाद मैंने टेम्प्ट के टेबल को यहाँ पर जनरेट किया और उसमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना था वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा लिया। अब दोनों टेबल को चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp and similarly select static from temp। ठीक है, तो दोनों टेबल को चेक करते हैं। तो ये दोनों टेबल है जो कि इस वक्त यहाँ पर शो हो रही है। तो यूनियन के कॉन्सेप्ट पे अभी हमने पढ़ा कि दोनों की टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और फर्स्ट लाइन पे ये भी लिखा था कि दो सेलेक्ट क्वेरी के दरमियान ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो आप देख रहे हो फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई और सेकंड सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है। इन दोनों के मिड पर मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनियन। तो जैसे ही मैंने यूनियन लिखा और उसके बाद इन 3 लाइन पर मुश्तमिल क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देख रहे हो कि टेबल 1 का रिकॉर्ड नंबर 1 टेबल नंबर 2 के रिकॉर्ड नंबर 1 के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, कंबाइन हुआ है। फिर टेबल 1 का रिकॉर्ड, टेबल 2 का रिकॉर्ड, फिर टेबल 1 का रिकॉर्ड, 2 का रिकॉर्ड, 3 का रिकॉर्ड, 4 का रिकॉर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो यूनियन के जरिए से आप एक एक रॉ के टेबल के रिकॉर्ड्स को आपस में कंबाइन कर रहे होते हो। बिल्कुल इसी काम के इन्वर्स को करने के लिए यूनियन के साथ एक और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑल। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर यूनियन को परफॉर्म किया है इसी तरह मैं यहाँ पर यूनियन ऑल को करूँगा और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक टेबल के एंड के बाद दूसरी टेबल उसी के साथ अटैच हो जाएगी। तो एग्जीक्यूट करते हैं और अब आप देख रहे हो कि टेबल 1 का रिकॉर्ड पहले यहाँ से यहाँ तक 5 तक एंड हुआ और उसके बाद उसी के नीचे टेबल 2 का रिकॉर्ड इसके साथ अटैच्ड यानी कंबाइन हो चुका है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था यूनियन का। और यूनियन के अंदर दो चीज़ें हैं, यूनियन ओनली और उसके बाद हमने ये देखा कि यूनियन ऑल क्या है और उसके दरमियान टेबल में किस तरह से रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंसेस हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय स्टेटमेंट एज अ नेम सजेस्ट कि किसी भी रिकॉर्ड को आप ग्रुप करना चाह रहे हैं।
ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज़ को जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं। तो ग्रुप से मुराद ये है कि किसी कहीं पर कोई रिकॉर्ड मौजूद है और रिकॉर्ड के साथ आप उस रिकॉर्ड को किसी खास एट्रीब्यूट के जरिए से ग्रुप फॉर्म पर शो करवाना चाहते हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि एक टेबल के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉय हैं फॉर एग्जांपल, और 10 में से 3 का ताल्लुक पाकिस्तान से है, मज़ीद 3 का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, और मज़ीद 4 का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से। ठीक है, तो जब आप इसमें कंट्री के रिस्पेक्ट से ग्रुप बाय लगाओगे तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू कंट्री शो करेगा, यानी वो तमाम एम्प्लॉय को विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री ग्रुप करेगा और उसके बाद शो कर देगा। ठीक है, अभी जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली यहाँ पर इस बात को समझते हैं। The SQL group by statement. The SQL group by statement grow rows that have the same values into summary row, like find the number of the customer in each country. ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है कि सेम रॉस के अंदर किसी वैल्यू की समरी के मुताबिक उसको ग्रुप में लेकर आना। समरी से मुराद ये है कि कोई कस्टमर है तो उसका ताल्लुक किस कंट्री से, तो जो कंट्री है ये समराइज कर रही है उसे, तो कंट्री के रिस्पेक्ट से कस्टमर को क्या करना, ग्रुप में करना। आगे लिखा हुआ है ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। ज़्यादातर ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ इस्तेमाल होता है। एग्रीगेट फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम और एवरेज को हैंडल किया। टू ग्रुप रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम, एक या एक से ज़्यादा कॉलम के जरिए से आप इन एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हुए अपने किसी खास एट्रीब्यूट को ग्रुप के जरिए से रिप्रेजेंट या शो करवा सकते हैं। तो अब इसे प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। लिहाजा हम किसी एक टेबल को यूज़ कर लेते हैं ग्रुप बाय के लिए, और वो ले लेते हैं हम EMP की टेबल को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट काउंट ऑफ ID। ठीक है, तो काउंट खुद क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, और इसी के साथ हमने यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लेना है जिसको हम कह रहे हैं कंट्री। ठीक है, तो ID और कंट्री के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये करने के बाद उसके बाद मैं लिखूंगा किस टेबल से ताल्लुक है इसका, तो मैंने कहा फ्रॉम EMP ग्रुप बाय कंट्री। तो जब मैंने ग्रुप बाय इसको कंट्री किया है तो अब क्या होगा, ID को काउंट किया जाएगा, नंबर ऑफ IDs कितनी है, किस रिस्पेक्ट से, कंट्री के रिस्पेक्ट से। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वो कह रहा है कि रिजल्ट को शो करो, लेकिन किस फॉर्म पे शो करो, कंट्री के ग्रुप फॉर्म पे। तो पहले तो मैं इतनी क्वेरी चलाता हूँ, ये जो क्वेरी है यहाँ तक, ठीक है, और इससे समझते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय कंट्री इज इनवैलिड इन सेलेक्ट लिस्ट। एक साथ जो है एग्रीगेट फंक्शन से हम किसी कंट्री के जरिए से काउंट नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि अभी तक क्वेरी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि काउंट को लेकर आओ तो काउंट तो वो ला सकता है, लेकिन कंट्री के रिस्पेक्ट तक से वो नहीं ला सकता जब तक आप उसको नीचे ग्रुप बाय ना बताओ। तो अब जब मैं कंप्लीट क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूं तो अब आप देख रहे हो कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उसमें कंट्री के रिस्पेक्ट से वो यहां पर उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, हम टेबल चेंज करते हैं और इस टेबल की जगह हम टेम्प्ट को भी यूज करते हैं। लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो अभी भी आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, रिकॉर्ड हैं, वो क्या है, सेम है। एम्प्लॉय की लिस्ट को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और उसको मज़ीद क्लियर करते हैं। तो दो हमारे पास क्वेरी है, एक तो मैं अपने एम्प्लॉय की टेबल को कम्प्लीटली शो करवा रहा हूँ और उसके बाद नीचे ग्रुप के जरिए से उसी टेबल को शो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें रीडिंग और भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। लेट्स सी, तो आप यहाँ देख रहे हो एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय का नाम लारेब है और इसकी कंट्री का ताल्लुक पाकिस्तान से। इसके अलावा कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ठीक है ना, नहीं है। तो लिहाजा नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, 1। इसी तरह इंडिया से भी एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम हारिस है, इसके अलावा दूसरा कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो इस क्लाउज ने, यानी ये जो क्वेरी हमने लिखी है यहाँ पर ग्रुप बाय के जरिए से, इसने तमाम रिकॉर्ड्स को काउंट किया ID के, कि कितनी IDs हैं जिनका ताल्लुक कंट्री के बेस कर रहा है, कंट्री से। तो उसी काउंट को यहाँ पर इसने लिख दिया। तो ग्रुप बाय के जरिए से हम क्या करते हैं, किसी भी एक खास एट्रीब्यूट को ID या किसी दूसरे कॉलम के एट्रीब्यूट के जरिए से ग्रुप में फाउंड करते हैं और उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले भी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि किसी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से काम कर रहे हैं। तो आपका मैनेजर अगर आपसे पूछता है कि भाई पाकिस्तान से कितने एम्प्लॉय हैं जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप बाय क्वेरी लगाकर या ग्रुप बाय स्टेटमेंट को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि किस
कंट्री से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने काम कर रहे हैं. दैट्स इट फॉर यूनियन, यूनियन ऑल एंड फ्रॉम ग्रुप बाय.